Good morning, dear friends. Today I am dealing with the essay of dramatic poetry और इसका मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं. ओके, क्रिटिकल सिनॉप्सिस ऑफ द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, यानी कि एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री में किस मुख्य बिंदु पे बात किया गया है. आज हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं. इसके पहले जो भी मैंने ऑडियो इन द लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब पीडीएफ में डाउनलोड किया हूँ, वे सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बेसिक हैं. ओके, दिस विल हेल्प यू to be a very good and advanced student. So after some brief introductory remarks regarding the bad verses, यहाँ पे कहता है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स यानी कि कुछ गलत वर्ड्स थे, बैड वर्सेस थे, दैट आर कंपोज्ड टू सेलिब्रेट नेशनल इवेंट्स. और इन्हीं वर्सेस को यानी कुछ कविताएं थी, वर्सेस मीन्स पोएम्स, उन पोएम्स को कंपोज किया गया था नेशनल इवेंट में प्रस्तुत करने के लिए. द कॉन्वर्सेशन टर्न्स ऑन द कंपैरेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न पोएट्री. और इंट्रोडक्टरी के बाद में जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो गई थी कि एंशिएंट राइटिंग अच्छा है या मॉडर्न राइटिंग अच्छा है, ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी. इट इज देन रिगार्डेड दैट देयर डिस्कशन शुड बी डिफाइंड कॉन्फाइंड टू ड्रामेटिक पोएट्री. और यह डिसाइड किया गया कि देयर डिस्कशन शुड बी कन्फाइंड टू ड्रामेटिक पोएट्री एज अ प्रिलिमिनरी टू द मोर सीरियस डिस्कशन टू फॉलो. और इसकी डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी. यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है दोस्तों, लिसिडियस डिफाइंस प्ले एज. लिसिडियस ने प्ले को डिफाइन करते हैं और इसके डेफिनेशन बहुत ही लाइव डेफिनेशन हो जाते हैं. सब लोग इसको अच्छा मानते हैं. जैसे कि वर्ड्सवर्थ का पोएट्री का डेफिनेशन था, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी. सभी लोगों ने उसको सही माना है. लाइकवाइज ड्रैडन्स एन एसे ड्रामेटिक पोएट्री हैज द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा. यहाँ पे लिसिडियस कहते हैं, लिसिडियस डिफाइंस प्ले एज ड्रामा इज द लाइवली एंड जस्ट इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर. यानी कि जो ड्रामा है ये जीवंत है, लाइवली एंड जस्ट इमेज. और वो इमेज है, किसका इमेज है? ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन का नहीं, याद रखिएगा, ह्यूमन नेचर. यानी कि हमारी प्रकृति क्या है? एक इंसान रो सकता है, हंस सकता है, गा सकता है, खुशियां मना सकता है, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है. तो ड्रामा इज द लाइवली एंड जस्ट इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर. जो ड्रामा है ह्यूमन नेचर का एक लाइव इमेज है. वो लाइव इमेज क्या है? जब भी आप किसी के स्टोरी को सुनते हैं, लाइफ स्टोरी को सुनते हैं, बायोग्राफी को सुनते हैं, आप खुद के ऑटोबायोग्राफी को लिखते हैं, या तो आप किसी पिक्चर को देखते हैं, तो पिक्चर चल रही होती है स्क्रीन के अंदर, लेकिन आपके शरीर में उसके हलचल दिखने के लिए मिलता है. जैसा कि कोई पिक्चर चल रहा हो तो आप बागवान ले लीजिए, या तो आप हाँ, आप पिक्चर ले लीजिए अजय देवगन का, जिसमें से अजय देवगन कॉलेज के प्रोफेसर बनते हैं. 6 मंथ्स के लिए वो कॉलेज में डिप्यूटेड रहते हैं. वहाँ पे एक लड़की से उनको प्यार हो जाती है, जो कि जो लड़की है वो अपने फादर के सिंगल मन से इकलौती लड़की रहती है. और चूँकि अजय देवगन जो थे वो जो है सो शादी करने के लिए उनका प्लानिंग पहले ही से था. दूसरी लड़की जो कि जिनको तबीयत ख़राब है और वो बेड पे हैं, बेड रेस्ट पर हैं. अजय देवगन बार बार जो है सो छुट्टी लेकर के उनको देखने के लिए जाते हैं. इधर ये लड़की जो है सो उसके पीछे उनसे शादी करने का अग्रीमेंट खुद से कर लेती है. तो कितना सेंसिटिव जो बातें हैं, तो ह्यूमन नेचर को शो करता है. यहाँ पे आप पिक्चर को देखेंगे, ह्यूमन नेचर शो करेगा. ऑडियंस कैसे फील करते हैं, राइट? अजय देवगन के साथ में 2 लड़कियां हैं, राइट? अजय देवगन का लाइफ बिल्कुल सिंपल रहता है, राइट? उस पिक्चर में अजय देवगन का जो लाइफ है वो बिल्कुल ही सिंपल है. उनके जो है सो इधर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की उनसे शादी करने के बारे में सोच रही हैं, और उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है, राइट? अपने दोस्तों से उसे कह भी दिए कि एक दिन आएगा
जब हम उसे अपने बाहों में लेंगे, राइट। तो ह्यूमन नेचर है, देखिए कैसे कैसे ऑडियंस फील करता है पिक्चर को देखने के बाद में। तो ड्रामा इज द लाइवली एंड जस्ट इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ड्रामा जो है सो इमेज है ह्यूमन नेचर का। हम लोग इमेज देखते हैं, फोटोज को देखते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो तस्वीर है उसे देखते हैं, लेकिन हमारे प्रकृति का भी इमेज रहता है, राइट। सो रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशंस एंड ह्यूमर्स, और वो रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, पैशन। हमारे अंदर पैशन रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमर क्रिएट करता है, एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्चून टू विच इट इज सब्जेक्ट। और उसके बाद में एक फॉर्चून आता है, सब्जेक्ट, ये फॉर्चून आता है जो सब चीज को बदल के रख देता है। जैसे कि वो जो हीरोइन कॉलेज में रहती है, अजय देवगन से प्यार करती है, शादी भी करने में सक्षम हो जाती है, लेकिन क्या उसकी शादी करने के बाद में वो हैप्पी रहती है? नो, हैप्पी नहीं रहते। क्यों नहीं हैप्पी रहती? अजय देवगन उनको मिल गए। जिस लड़के को वो जो है दिलो जान से मोहब्बत करते थे, वो लड़का उसको मिल जाती है, फिर भी वो हैप्पी नहीं है। अजय देवगन उस लड़की को छोड़ देते हैं, 4 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है। एक बेबी चाइल्ड को भी उसने जन्म दिया, और उसने खुद से अपने हाथ काट करके और जो है सो ब्लड बहा कर खुद से डेथ कर लेती है। तो कितना कितना चेंजिंग सिचुएशन आ जाता है लाइफ में। तो बोलते हैं कि ड्रामा इज द लाइवली इमेज। ड्रामा एक इमेज है, किसका इमेज है? तो ह्यूमन नेचर का इमेज है। सो ये जो ड्रामा है, ड्रामा बहुत अलग टाइप की स्टडी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको अपने आप पे गर्व करना चाहिए। क्यों गर्व करना चाहिए? बिकॉज यू आर नेक्स्ट टू द साइंस स्टूडेंट। आप साइंस स्टूडेंट से ऊपर हैं, बिकॉज यू आर स्टडिंग पैशनेट सेंसिटिव सिचुएशंस। ओके, यू आर अ लिटिल बिट साइचरिस्ट। आप एक साइचरिस्ट हैं। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तो आप मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। लोगों की मन की बातों को समझने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आपके पास लोगों के अंतर्मन को समझने का एक गजब का पावर आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद में। सो चेंजेस ऑफ फॉर्चून टू विच इट इज सब्जेक्ट फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैन काइंड। और जब हम पिक्चर को देखते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग को एक इंस्ट्रक्शन मिलती है कि हाँ, हमें फॉल इन लव नहीं होना है, राइट। क्योंकि ये जो है सो क्षण भर का सुख प्लेजर रहता है, और उसके बाद में हमें क्या हाथ मिलता है? हमें सैड और फ्रस्ट्रेशन ही हमें हाथ मिलता है। सो इस इमेज को, इस जो डेफिनेशन है, ड्रामा इज द लाइवली एंड जस्ट इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर रिप्रेजेंटिंग पैशंस, ह्यूमर्स एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्चून टू विच इट इज सब्जेक्ट फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, राइट। ह्यूमन बीइंग पूरा का पूरा सब कुछ बदल के रख देता है। ऑल द 4 स्पीकर्स एग्री टू दिस डेफिनेशन, और सारे के सारे स्पीकर इस डेफिनेशन पे अग्री होते हैं। अभी आप देखिए, क्राइट्स डिफेंस ऑफ एंशिएंट देयर सुपेरियरिटी ओवर मॉडर्न्स। जो क्राइट्स हैं यानी कि जो ड्रैडन हैं, वो डिफेंड करते हैं एंशिएंट का, यानी कि एंशिएंट का पक्ष में लेते हैं, एंशिएंट के तारीफ में बात करते हैं, और कहते हैं कि देयर सुपेरियरिटी ओवर मॉडर्न्स, यानी मॉडर्न से बेहतर है एंशिएंट राइटिंग, राइट। Among the ancients, poetry was held in high esteem and poets were highly honored. जो ancient poets थे, उनका सोच बहुत ऊपर होता था, हाई स्टीम रहता था, और उनको बहुत ज़्यादा तारीफें होती थी। So there was a healthy competition among them to excel each other. इसलिए ancient writers में एक competition था ग्रेट होने का। Poets were suitably rewarded, और समय समय पे poets को अच्छा रिवार्ड भी मिलता था। Today the poets have no such encouragement, और आज के डेट में राइटिंग का फील्ड में इस तरह से पोइट्स लोग उभर करके कहीं नहीं आ रहे हैं, सो इंकरेजमेंट नहीं है, एंड दे आर नॉट सुटेबली रिवार्डेड, सो द पोइट्स डू नॉट टेक पेन्स। इसलिए पोइट्स लोग जो हैं सो उनको रिवार्ड जब मिलता नहीं है तो लिखने की बात भी नहीं सोचते हैं वो। सो द एंशिएंट्स वेयर फेथफुल इमिटेटर्स ऑफ नेचर विच इज डिस्टॉर्टेड एंड डिसफिगर्ड इन द ड्रामा ऑफ द डे। और फिर बात करते हैं कि जो एंशिएंट्स रहे हैं, जो है सो फेथफुल इमिटेटर्स हैं ऑफ नेचर, ये नेचर को फॉलो करते हैं। तरू की झुकी डालियों से सीखें,
हरदम शीश झुकाना, फूलों से नित हंसना सीखे, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखे हरदम शीश झुकाना। इसमें क्या है, नेचुरल बातें हैं, यानी कि हम नेचर को फॉलो करते हैं, राइट। क्राइट्स बोलते हैं कि हाँ, जो एंशिएंट पोएट्स थे वो नेचर को फॉलो करते थे। ऑल द रूल्स ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन we owe to the classics, and we have added nothing of our own to the rules of Aristotle and Horace. All the rules of dramatic composition we owe to the classics. ये कहते हैं, क्राइट्स कहते हैं कि हमारे पास में जो राइटिंग का स्टाइल है वो सब हम क्लासिक्स से लेते हैं, राइट। हैव एडेड नथिंग ऑफ आवर ओन टू द रूल्स, और हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, अपना कुछ भी ऐड नहीं किया, सब कुछ इमिटेट किया। किसका इमिटेट किया? टू द रूल्स ऑफ अरिस्टोटल एंड होरेस, अरिस्टोटल और होरेस के नियमों में को हमने ठीक से माना है। द एंशिएंट्स ऑब्जर्व द 3 यूनिटीज एज वेल। हाँ, जो एंशिएंट्स है वो 3 यूनिटीज को मानते हैं। ये 3 यूनिटीज क्या है दोस्तों? आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। देखिए, द यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स दैट द एक्शन शुड टेक नॉट टेक मोर देन 24 आवर्स। जो भी एक्शन है वो 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। प्लॉट द नेचुरल कंपास ऑफ द डे, जो कि 24 घंटे है वो नेचुरल कंपास ऑफ द डे है। एंड इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द एक्ट्स, और 24 घंटे में जो एक्ट्स हैं वो डिवाइडेड होने चाहिए, यानी कि जो एक्ट्स है, सुबह का एक्ट सुबह में, शाम का एक्ट शाम में, दोपहर का एक्ट दोपहर में, तो हमें नेचुरल बैकग्राउंड मिलेगा। दिस रूल वॉज फेथफुली ऑब्जर्व बाय द एंशिएंट्स, और एंशिएंट लोग इस चीज को माने हैं। The action began somewhere toward the end of the fable, and the this part was divided by narration. The English do not follow the unity of time, and therefore they ill represent nature. इसलिए जो ancient लोग हैं, इंग्लिश वाले जो लोग हैं, यानी कि वो क्या करते हैं ना, वो नेचर को फॉलो ही नहीं करते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि बी में दे द यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है? मीन्स that the same scene should be continued throughout. For the stage being one place, it cannot be presented as many. जो सीन है एक प्लेस पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, सीन एक प्लेस पे हो सकती है। हम लोग मान सकते हैं कि जो सीन जो है सो चल रही है उसको दूसरी जगह पे हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कई सीन को एक जगह पे हमने, नो डाउट देयर मे बी सम वेरिएशन ऑफ प्लेस बाय द यूज ऑफ pointed scenery, but even then it should not shift to places for far distant from one another. चूंकि थिएटर को अलग अलग जगहों पे ले नहीं जाया जा सकता है, इसलिए हम लोग कुछ नियमों को क्या करते हैं कि एक ही स्टेज पे अलग अलग जगह को बता करके वहाँ पे सीन हम लोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन सभी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। द फ्रेंच ऑब्जर्व देयर यूनिटी बट नॉट, जो फ्रेंच हैं वो यूनिटी को मानते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले इस यूनिटी को बिल्कुल ही नहीं मानते, ऐसा बोलता है। द यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी ओनली वन ग्रेट एंड कंप्लीट एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन में बोलता है कि एक ग्रेट एक्शन होना चाहिए, कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, 2 एक्शंस नहीं होनी चाहिए। इक्वली लेबर्ड एंड ड्राइवन ऑन बाय द राइटर वुड मेक द प्ले नॉट 1 प्ले बट 2 प्लेस। अगर हम 2 एक्शंस को लेते हैं तो एक प्ले नहीं रह जाएगा, दो प्लेज हो जाएंगे। सो शुड मेक द प्ले नॉट 1 प्ले बट 2 प्लेज। हाउएवर देयर मे बी अ नंबर ऑफ एक्शंस subservient to the main action, as in the plays of Ben Jonson. Such underplot must all be conductive to the main design and be subordinated to it. Okay, इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा है कि जो हैं सो क्राइट्स डिफेंड करते हैं। किसको डिफेंड करते हैं? वो एंशिएंट की तारीफ करते हैं, और वो कहते हैं कि एंशिएंट से मॉडर्न राइटर्स ग्रेट नहीं है। क्यों मॉडर्न राइटर्स ग्रेट नहीं है? क्योंकि मॉडर्न राइटर्स ने क्लासिकल रूल्स को नहीं माना। और क्लासिकल रूल्स क्या है? 3 यूनिटीज ऑफ टाइम है। वो क्या है? यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। 3 चीज़ें हैं इसमें जिसको ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और हमने ये भी देखा ड्रामा इज द लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसके हम लोग जो है सो डिस्कशन किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे यूजीनियस रिप्लाई टू क्राइट्स द केस ऑफ द मॉडर्न्स, राइट। और इसके पहले 4 दिन के पहले हमने
इसकी जो है सो PDF आपको भेज दिया हूँ, आप इसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स रीड आउट कर लिए होंगे, मुझे पता है, राइट। ओके।